क्या आपको भी अक्सर आपके पेट में जलन या फिर उल्टी जैसा महसूस होना लगता है, या फिर आपको कभी ऐसा लगता हो कि आप खाना खाते समय आपको कोई प्रॉब्लम सी लगती हो? तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं तो ये गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी कि GORD डिजीज़ का कोई साइन एंड सिम्टम हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसके कारणों के, इनके लक्षणों के और इसको कैसे डायग्नोस किया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन भी जरूर दबाइए। तो बात कर रहे थे हम गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। तो दोस्तों, जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है वो तो किसी बच्चे में या और अन्य एज ग्रुप्स में वेरी कॉमन होती है, क्योंकि जब भी हमारे स्टमक का कोई कंटेंट, जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो अक्सर हमारे फूड पाइप में जो उछलकर मुंह की तरफ आता है, पर ये उस टाइम ही कॉमन होता है जब हम खाना खा के हटते हैं। पर अगर ये प्रॉब्लम सारा दिन रहे या बार बार होने लगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं जिसको हम इस बीमारी के अंदर मानते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट्स हमें कंप्लेंट करते हैं कि उनको उल्टी जैसा महसूस होता है, या फिर उनके छाती के बीच में दर्द हो रहा है, या फिर उनको खाना खाते समय कोई प्रॉब्लम होती है। तो इन सब लक्षणों को जो समूह है वो गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। तो गैस्ट्रो जो कंटेंट का रिफ्लक्स है वो नॉर्मल भी हो सकता है और ये एक बीमारी का पार्ट भी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं कि ये कौन कौन से कारणों से होती है। दोस्तों, जो हमारा स्टमक है वो हमारे ओसोफेगस से हमारे मुंह के साथ कनेक्टेड होता है, और जब भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारे मुंह से होकर हमारी फूड पाइप, जो कि जहाँ हमारे पेट तक पहुँचती है, उसके द्वारा होते हुए वो स्टमक तक पहुँचता है। स्टमक जो है उसकी लोकेशन वो हमारे अपर एब्डोमेन में होती है। तो यहाँ पे जाकर हमारा फूड स्टोर होता है और इसके डाइजेशन का काम जो है वो आगे चलता है। पर कई बार क्या होता है कि ये फूड डाइजेस्ट होते होते हमारा स्टमक से होते हुए दोबारा ओसोफेगस की तरफ जाने लगता है। इसको हम एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ का नाम भी दे देते हैं। हमारे ओसोफेगस के लोअर एंड पर एक स्फिंक्टर होता है, यानी कि हमारे वहाँ पे एक भगवान ने एक चीज़ दी हुई है जो कि खाने के जाने के बाद वहाँ से सील हो जाती है, या फिर ये कहें कि वो बंद कर देती है अपने आप को, जिससे कि जो स्टमक का कंटेंट है वो नीचे ही रहता है, वो ऊपर की तरफ नहीं आता। पर कई बार ऐसे होता है कि ये स्फिंक्टर जो कि अमूमन बंद होना चाहिए वो बंद ना होकर खुला रहता है, तो जो स्टमक का कंटेंट है वो बाहर की तरफ आने लगता है। इसी को हम एसिड रिफ्लक्स कह देते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद, या फिर कुछ ऐसा ज़्यादा खा लिया, या फिर ओबेसिटी। इन कारणों से भी हमारे स्टमक का कंटेंट पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि ये हमारे मुंह की तरफ आने लगता है। पर ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल यानी कि साधारण बात है। पर अगर हमारा जो स्फिंक्टर है वो प्रॉपरली क्लोज ना हो तो उससे हमारा जो स्टमक का कंटेंट है वो हमारे फूड पाइप में आ सकता है, और जो वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो भी एसिड बन रहे हैं, जो भी एंजाइम बन रहे हैं, वो ओसोफेगस में भी आ जाते हैं और साथ ही साथ हमारे मुंह में भी आने लगते हैं। इन्हीं कारणों से ये बीमारी पैदा होती है। अक्सर ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये हमारे लैरिंक्स यानी कि हमारे जो वॉइस बॉक्स है वहाँ तक पहुँच जाती है, और उसके बाद ये हमारे वोकल कॉर्ड्स को भी इफ़ेक्ट कर देती है। और कई बार कुछ लोगों में तो इतना रिफ्लक्स होता है कि ये हमारे फूड पाइप से जो बैक होकर वहाँ पे हमारे एयर ट्रैक्ट में भी चली जाती है, जिसको हम एस्पिरेशन कहते हैं। दोस्तों, एस्पिरेशन जो होता है, जो फूड पाइप का जो चीज़ है वो हमारे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। पर ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, पर इसका बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ये सब बातें थी कि कैसे हमारा फूड स्टमक से ओसोफेगस में आने लगता है और कौन कौन से कारणों से आने लगता है।
एक और कंडीशन है हाइटस हर्निया, जो कि पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जिसके कारण भी रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस या फिर जीओआरडी की डिजीज़ देखने को मिलती है। इस प्रॉब्लम में जो हमारा डायफ्राम है वो भी एक बैरियर की तरह काम करता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारे स्टमक के कंटेंट को नीचे रखता है। तो पर इस कंडीशन में डायफ्राम का जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, वहाँ पे ना होकर स्टमक का कुछ पार्ट डायफ्राम से ऊपर हो जाता है, जिससे कि जो पूरा फूड है वहाँ पे स्फिंक्टर क्लोज नहीं हो पाता, और इसी कंडीशन को हम हाइटस हर्निया कह देते हैं। इस हाइटस हर्निया के कारण भी कुछ पेशेंट्स में अक्सर जो है वो फूड पाइप में फूड का आना मिलता है। तो अब एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो हमारे डाइजेशन के साथ रिलेटेड होते हैं। इनमें अक्सर पेट में दर्द का महसूस होना या फिर हमारे मुंह में एसिड का टेस्ट सा लगते रहना, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और साथ ही साथ कई बार कुछ पेशेंट्स जो हैं वो खाना निगलने में या फिर खाना खाते समय प्रॉब्लम महसूस करते हैं। ऐसे पेशेंट्स कहते हैं कि उनका खाना जो है उनके गले में अटक रहा है। और साथ ही साथ इस एसिड रिफ्लक्स के कारण कुछ पेशेंट्स में डेंटल कंडीशंस भी मिलती हैं। हार्टबर्न एक ऐसा सिम्टम है जो अक्सर बहुत ही कॉमन कंप्लेंट होती है पेशेंट्स में जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बात करें कुछ सीरियस सिम्टम्स की जो अक्सर रेयरली हमारे पेशेंट्स में पाए जाते हैं, उनमें है वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम का होना। पेशेंट के आवाज़ में भारीपन या फिर उसकी आवाज़ का ख़राब होना ऐसा मिलता है। और साथ ही साथ कई बार ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि जो ओसोफेगस है, फूड पाइप है, उसमें जख्म होने लगते हैं। इसको हम ओसोफेजाइटिस कह देते हैं, यानी कि फूड पाइप का सूज जाना। तो वहाँ से उस जगह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर सेंस ऑफ चोकिंग यानी कि सांस का रुकना, ऐसे सिम्टम्स भी पेशेंट को आने लगते हैं। अगर ये ऐसे सीरियस सिम्टम्स पेशेंट्स में आए तो उसको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करवाना। तो अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम को डायग्नोस कैसे किया जाए। दोस्तों, डायग्नोस करने का जो तरीका है वो सिम्टम्स और सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ पे डिपेंड करता है। अक्सर हमारे पेशेंट जो हैं वो माइल्ड या मॉडरेट केसेस होते हैं, उनमें ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं की जाती जिससे कि उनका कोई इसको डायग्नोस किया जाए। हम सिर्फ उनको ट्रीटमेंट का ट्रायल दे देते हैं और साथ ही साथ जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में सलाह देते हैं, जैसे कि हमारे खान पान में ध्यान रखना, फ्राइड और जो फैटी चीज़ें हैं उनका सेवन बंद करना और स्पाइसी फूड का भी सेवन बंद करना। अक्सर इन ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से और साथ ही साथ लाइफस्टाइल चेंजेस से 90% पेशेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम हो जाती हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अगर ये पेशेंट की प्रॉब्लम फिर भी सबसाइड ना हो तो फिर हम इसके लिए इसको एंडोस्कोपी के द्वारा भी रूल आउट करते हैं। एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम मुंह से एक पाइप डालते हैं और उसके आगे कैमरा फिट होता है, जिससे कि हम ओसोफेगस और स्टमक की लेयर्स की डिफरेंट पिक्स ले लेते हैं, जिससे कि हमारी बीमारी का पता चलता है कि वहाँ पे कितनी इन्फ्लामेशन है। अगर कहीं अल्सर है तो हमें वो पता चल जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा हो जाता है कि हम कई बार जो खतरनाक बन रही बीमारी है उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ उसका इलाज भी उतनी ही जल्दी ही शुरू कर देते हैं। इन सब डायग्नोस्टिक टेक्निक के साथ साथ हम ऐसे सीरियस एलिमेंट्स का भी नहीं भूलना चाहिए जिसमें भी ऐसे ही लक्षण मिलते हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम। अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम की पेन भी इसी तरह मिमिक करती है, इसी तरह लगती है पेशेंट को। अक्सर पेशेंट डर जाता है और साथ ही साथ फिजिशियन को भी इसके बारे में पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है। इसीलिए उन चीज़ों को डिफरेंशियल डायग्नोस करने के लिए उनको रिलेटेड टेस्ट जरूर करवा लेने चाहिए, जिससे कि एक बार हम पूरे निश्चिंत हो जाएं कि ये प्रॉब्लम ओसोफेगस की है, ना कि हार्ट की।
यहाँ पे मैं एक और आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें कि हम ओसोफेगस के पीएच के को भी मेजर कर सकते हैं। यानी कि ओसोफेगस में जो पीएच है, एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करके भी हम पता चला सकते हैं कि वहाँ पे एसिड कितना रिफ्लक्स होता है। और साथ ही साथ एक ओसोफेजियल मैनोमेट्री भी होती है टेक्निक, जिसमें कि हम लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि जिस फूड पाइप के एंड की जगह पे जो बंद होता है जो स्ट्रक्चर, वहाँ पे वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। पर जो ये मैंने 2 टेक्निक्स बताई हैं वो ज़्यादातर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही यूज़ करते हैं। कॉमन फिजिशियन या जनरल फिजिशियंस जो हैं इसका यूज़ नहीं करते। अब बात करते हैं कि अगर ये एसिड रिफ्लक्स की डिजीज़ बहुत टाइम तक बनी रहे तो फिर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। और जो रिफ्लक्स डिजीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। पर फिर भी अगर ये प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक चली जाए, बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट इससे सफ़र करता हो, तो फिर उसको अल्सर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अल्सर्स यानी कि उसके फूड पाइप में और स्टमक में जख्म हो सकते हैं। ये जख्म उसको पेन दे सकते हैं और साथ ही साथ वहीं पे उसको जलन सी महसूस होती है। इसके साथ ही साथ पेशेंट को वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा भी बना रहता है। और साथ ही साथ ये अल्सर्स जो हैं वो ब्लीड भी हो सकते हैं, वहाँ से खून निकल सकता है, जो कि पेशेंट के स्टूल में एग्जामिन किया जाता है। और पेशेंट क्रॉनिक डिजीज़ होने के कारण, लंबा टाइम चलते रहने के कारण उसको खून की कमी भी हो सकती है। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसको कि हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कई बार ये रिफ्लक्स इतना ज़्यादा होता है कि ये वहाँ पे स्ट्रक्चर पैदा कर देता है, यानी कि ऐसी गांठें पैदा कर देता है जिससे कि ओसोफेगस अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता। और साथ ही साथ अगर ये एसिड हमारे वोकल कॉर्ड्स तक पहुँच जाए तो हमारी आवाज़ में प्रॉब्लम भी कर सकता है। और कई बार तो ये हमारे चेस्ट की प्रॉब्लम करने के में भी कारण बन सकता है। एक रेयर कंडीशन होती है बैरेट ओसोफेगस, जहाँ पे जिस कंडीशन में जो ओसोफेगस की जो लाइनिंग है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो इस एसिड के एक्सपोजर के कारण और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और वो सेल स्ट्रक्चर है जो टोटली डिफरेंट हो जाती है। कई बार ये जो सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है वो कैंसर का रूप भी धारण कर लेती है। इसीलिए लोअर एंड ऑफ ओसोफेगस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोन होता है कैंसर की कंडीशन को डेवलप करने के लिए। तो अगर किसी पेशेंट में बार बार रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो उसकी एंडोस्कोपी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कहीं उसके ओसोफेगस में जो है कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा। तो ये सब बातें थी गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिटेल से जाना कि गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ किन कारणों से हो सकती है और साथ ही साथ इसके होने में कौन से लक्षण पैदा होते हैं और साथ ही साथ इसको डायग्नोस करने के क्या तरीके हैं। अगली वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ चलेंगे। आगे मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, आपकी जो नॉलेज है इससे ज़रूर बड़ी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइए। धन्यवाद।